बताएं, आप क्या सोच रही हैं, आप कैसे देख रही हैं इस बड़े इवेंट को? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आमतौर पे मैं आपको कहती थी कि डर के आगे जीत है, लेकिन यहाँ पे तो बोलूंगी डर के आगे ट्रम्प है, क्योंकि आज की तारीख में हर आपको केवल मार्केट का ही नहीं ट्रैक करना पड़ रहा है। जो एक्स पे जो चीजें पोस्ट हो रही है और उसके चलते बाजार में कैसी बिहेवियर या कैसे चीजें चेंज हो रही है, काफी सारी चीजें लिंक्ड हो रही है। तो एक चीज मैं कह सकती हूँ कि इंक्रीमेंटली जो जैसे जैसे नया न्यूज आता जा रहा है या फिर नया खुलासा होता जा रहा है, बाजार में उतनी ही एंजाइटी या नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब तेल से जुड़ा हुआ है और तेल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो आई थिंक उसके चलते जो ये अनाउंसमेंट जो भी आएंगे, ये हमारे बाजार के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेच लेवल पे आ गया है, जहां पे इसका खुलासा होना जरूरी है कि किस हद तक ये जंग जारी रहेगी और कहां तक तेल यहां से एक स्टेबलाइज होके नीचे की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। उसके लिए ये जो जो सारे अनाउंसमेंट है, बहुत जरूरी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रम्प के अगले मूवमेंट पर बाजार का फोकस तो रहेगा, लेकिन क्या लगता है, क्या मार्केट में खरीदारी का वक्त आ गया है या अभी इंतजार करना है? दोनों नहीं, इंतजार देखिए दो ही लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, जो बहुत ही ज्योतिष विद्या मार्केट के हिसाब से चलाते हो, या फिर जो हरदम जो मार्केट का टॉप पे बेच के निकल जाता है, निकल जाती है, या फिर बॉटम में खरीदारी करने की कोशिश करता है। एज फंड मैनेजर्स हम दोनों नहीं कर सकते। पर दो चीज मैं आपको कहना चाहूंगी और उससे आपके सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। एक चीज है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है आज की तारीख में, और जो हमारे देश का जो भी हमने प्रोग्रेस देखा हुआ है, वो काफी हद तक तेल के प्राइसेस स्टेबल होने पे आधारित है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। और आज की तारीख में ट्रिपल डिजिट में क्रूड ऑयल जा चुका है, और वो यहां से हमको ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा, बट बहुत जोर से घटता हुआ एकदम शॉर्ट टर्म में दिख नहीं रहा है। अब इसके चलते अर्निंग्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, अभी तक हमने वो उसकी शुरुआत देखी नहीं है, जो कि ये क्वार्टर में काफी एंट्रेंच होता हुआ हमको दिख रहा है। अब इसके चलते जो हल्की हल्की जो डीरेटिंग होगी अर्निंग्स ग्रोथ की, क्योंकि आमतौर पे 80-90 डॉलर क्रूड पे आप 10-11 तक का ईपीएस या अर्निंग्स ग्रोथ मान सकते हो। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 100 के ऊपर चलता रहे, जो कि पिछले पूरा एक महीने पे रहा है, तो अर्निंग्स की कटौती स्वाभाविक है। और हमें लगता है उसके चलते शायद थोड़ा और बाजार को पेन झेलना होगा। बट क्या आप एग्जैक्टली हर एक बॉटम को एकदम अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो? आंसर इज नहीं। तो मेरे हिसाब से जो निवेशक है, और मैंने पिछली बार भी आपके शो में बोला था कि बाजार का बॉटम हमको लगता नहीं अभी तक हुआ है, लेकिन ये लेवल से नीचे जाते वक्त आप अगर एवरेजिंग करते जाओगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जिसको हम बोलते हैं, छोटी छोटी किश्त में लगाओगे, आई थिंक वो एक रणनीति आज के बाजार में ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप डेप्थ में करें खरीदारी। खरीदारी कहाँ करना ठीक है, कहाँ थोड़ा रिस्क कम लगती है आपको इस पूरी युद्ध की माहौल में? तो दो चीज है। अगर मैं आपको एकदम टैक्टिकल जैसे बाउंस बैक वाला व्यू दूंगी, जो कि निवेशकों के लिए ज्यादा मायने रखता नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो बाजार के जो ऑब्जर्वर्स है, ट्रैकर्स है, एक टैक्टिकल बाउंस बैक आ सकता है, जो कि सिक्लिकल सेक्टर्स थे, चाहे वो मेटल्स हो या फिर आईटी जो काफी ठुक चुका है ये लेवल्स पे, या फिर फार्मा। ये सेक्टर स्पेसिफिक है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है एक टैक्टिकल बाउंस बैक आ सकता है। पर ज्यादा स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया जाए तो अभी भी हमको जो रुझान दिख रहा है बीएफएसआई सेक्टर में ही दिख रहा है। कंजम्पशन सेक्टर अभी भी हमको ठीक लग रहा है, जो कि इनवर्ट कंजम्पशन का सेक्टर है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। और पावर एंड पोर्ट्स, अगर स्पेसिफिक सेक्टर की हम बात करें, पावर एंड पोर्ट्स आज के माहौल और गिवन द फैक्ट दैट ये जियोपॉलिटिकल का जो माहौल है, ये लिंगर ऑन करता रहेगा।
अनिल जी, जब हिरोशिमा की बॉम्बिंग हुई थी तब उसके चलते उसके ठीक 1-1.5 घंटे बाद जो ब्लैक रेन हुआ था, जो टॉक्सिक पदार्थ हुए थे, उसके वो जो चीज है उससे हानि ज्यादा पहुंची थी हेल्थ में और उसके लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस थे। तो ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि आज के माहौल में भी समझो अगर खुलासा हो जाए कि वॉर थमने के आसार दिख रहे हैं, फिर भी उसकी जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स है अभी तक इकोनॉमी पे क्या क्या होगा वो पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम थोड़ा गार्डेड रहेंगे, लेकिन ये जो है टैक्टिकल वर्सेस स्ट्रक्चरल, अगर आप खेलना चाहो तो ये एक रणनीति ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो मेटल, आईटी, फार्मा 3 सेक्टर हैं बेहतर, और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है तो इन्वेस्ट करना है तो फिर बीएफएसआई, कंजम्पशन, पावर, पोर्ट्स मजबूत है। किस तरह के फंड्स में पैसा लगाना इस वक्त उचित रहेगा? फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड, आई थिंक ये दो कैटेगरी बहुत ही बढ़िया कैटेगरीज है। वो इस वजह से क्योंकि आज की तारीख में जो ठीक है, लार्ज कैप में विदेशी निवेशकों की ज्यादा बिकवाली हुई है, खरीदारी भी वहां पे ज्यादा हुई थी, तो ऑब्वियसली वहां पे हमने करेक्शन ज्यादा देखा हुआ है। पर वो जो एक एंकर मिलेगा फ्लेक्सी कैप द्वारा, वो एक ठीक बात है। और जो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है जहां पे हर एक कैटेगरी का एक खांचा होता है, लार्ज हो या मिड हो या स्मॉल कैप, और बाकी जो 25% है वो हर एक कोई भी कैटेगरी में आप निभा सकते हो। आई थिंक ये दो फंड कैटेगरी 3 से 5 साल के लिए अगर आपको पैसे लगाने तो ये कैटेगरी हमको ठीक लगती है। परफेक्ट। एक राय आपसे थोड़ा करेंसी मार्केट पे भी लेना चाहता हूँ। 2 दिनों से अच्छी रिकवरी आई, आज भी 26 पैसा मजबूत होकर 92.84 पर है रुपया। क्या लग रहा है, क्या करेंसी का जो सबसे खराब समय था बीत चुका है या अभी भी रिस्क है और गिरने की? देखिए, रिस्क तो डेफिनेटली है। जब तक जैसे मैंने कहा, जब